Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study about ion exchange chromatography and this is the part 3 of lecture series about analytical separation. तो अगर आप पहले हमारे लेक्चर्स में से देखें तो हमने सबसे पहले डिस्कस की हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो अब हमने वन बाय वन उन्हीं टाइप्स को जो है वो यहाँ पर उसको एक्सप्लेनेशन में जो है वो हमने जाना है। सो दिस इज़ एक्चुअली दी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम जो हमारे डिफरेंट आयंस होंगे इन आवर एनालाइट सॉल्यूशन तो हम उनको जो है वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट जो है वो करेंगे। इसके लिए जो हमारा स्टेशनरी फेज़ होगा वो रेजन होगी। रेजन जो है वो एक पॉलीमर होता है और इस पॉलीमर की छोटी छोटी जो है वो ऐसे बॉल्स या सफ़ियर्स होंगे। उन सफ़ियर्स को हम कॉलम के अंदर फिल करेंगे और उन सफ़ियर्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। तो अब ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसमें फिर आगे दो किस्म की जो है वो आगे होते हैं। एक को हम कहेंगे एनायन एक्सचेंजर्स और दूसरी है केटायन एक्सचेंजर्स। एनायन एक्सचेंजर्स सिंपली फिल एक्सचेंज इनाइंस, ठीक है, लेकिन इनका जो स्टेशनरी फेज़ है उन पर जो ग्रुप लगे होंगे वो होंगे पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स, ठीक है, जो कि स्टेशनरी के ऊपर होंगे और इनमें अंदर एबिलिटी होगी कि ये इनाइंस को एक दूसरे के साथ सेपरेट कर सकते हैं। केटायन एक्सचेंजर्स में क्या होगा कि इनमें जो स्टेशनरी फेज़ होता है उस पर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं और ये केटायंस को जो है वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। मींस कि अगर हमारे पास सोल्यूशन में लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है तो ये इन तीनों को डिफरेंट टाइम में एल्यूट आउट करेगा और वहाँ से हमें जो है वो सेपरेशन अपने आयंस की मिल जाएगी। सो इसके लिए हम अगर स्टेशनरी फेज़ देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है वो उसका बना हुआ है रेजन्स का। रेजन्स आर अमॉर्फस, कोई इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन नहीं होता, अमॉर्फस होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सफियर्स। तो ये पॉलीमर है, पॉलीमेरिक मटेरियल होता है, रेजन्स आर पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स जो हैं वो बनते हैं मोनोमर से। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको जो मिल रहा है दिस इज़ मेड अप ऑफ स्टायरीन एंड डाइविनाइल बेंजीन। ये देखिए स्टायरीन है या इसको हम वाइनाइल बेंजीन कहते हैं और ये डाइविनाइल बेंजीन है, ये इसके ऊपर भी फंक्शनैलिटी है और नीचे भी। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये एक फ्री रेडिकल अगर इधर शिफ्ट हो जाए और एक इधर शिफ्ट हो जाए तो ये आपस में इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि ये एक लंबी चेन जो है वो बन जाएगी। लेकिन जो डाइविनाइल बेंजीन है ये क्या करता है कि ये लंबी चेन्स नहीं बनाएगा, ये क्रॉस लिंकिंग भी करेगा। नाउ अगर आप देखें कि ये एक चेन पॉलीमर की चल रही है, ये दूसरी चल रही है, तो ये बीच में क्रॉस लिंकिंग हो रही है। नाउ ये क्रॉस लिंकिंग किस वजह से हो रही है कि यहाँ पर भी हमने जो है वो ग्रुप लगाया हुआ है, तो नीचे भी पॉलीमर है, ऊपर भी है और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट जो है वो हो रहे हैं। नाउ फर्दर इससे होगा क्या कि अगर हम सिर्फ यही मोनोमर हो दूसरा भी इस जगह पर तो स्ट्रेट चेन्स बनेगी, लेकिन इसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग जो है वो चेन्स के अंदर डेवलप हो रही है। अगर स्ट्रेट चेन बनेगी, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो वो पॉलीमर जो है वो बड़ा फ्रेजाइल सा होगा, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। लेकिन जब क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो वो पॉलीमर जो है वो बड़ा उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, उसकी एक बड़ी रिजिडिटी होगी। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि स्टायरीन के कप्स जो होते हैं जिनमें आप चाय पीते हैं अक्सर, तो वो फोमिक शीट टाइप होते हैं, तो वो बड़े उनके कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन अगर आप उसमें ये दूसरा पॉलीमर ऐड करें, मोनोमर ऐड करें, डाइविनाइल बेंजीन, तो चेन्स की क्रॉस लिंकिंग होगी और वो उसमें बड़ी स्ट्रेंथ आएगी। तो इट मीन्स कि अगर आप इसकी रेशो को कम करेंगे तो पॉलीमर आपका इतना रिजिड नहीं होगा, लेकिन जिस तरह आप इस मोनोमर की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उसी तरह उस पॉलीमर के अंदर जो है वो रिजिडिटी आ जाएगी। तो बहरहाल ये वो पोरस सफ़ियर होता है जो पॉलीमर जो कि स्टेशनरी फेज़ जो है वो बनाता है। नाउ अब अगर हम क्या करें कि यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी लगा दें, जैसे कि यहाँ पर ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो पूरी जगह यहाँ पर वो सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगा और ये आपकी केटाइन एक्सचेंज रेजन जो है वो बन जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये जो H+ है ये किसी और केटाइन के साथ रिप्लेस हो सकता है
तो खुद फंक्शनैलिटी जो है स्टेशनरी फेज के साथ वो नेगेटिवली ग्रुप वाली है, लेकिन ये टर्मिनल जो है पॉजिटिव चार्ज ये रिप्लेस हो सकता है डिफरेंट आयंस के साथ जो कि आपके एनालाइट सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं। इसी तरह अब यहाँ पर आप इसको ये क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी जो है वो स्टेशनरी फेज के साथ अटैच है। नाउ दिस कैन सेपरेट वेरियस इनाइंस, क्योंकि ये क्लोराइड जो है वो रिप्लेसेबल है, ये किसी और सल्फेट या किसी नाइट्रेट के साथ जो है वो रिप्लेस हो सकता है। तो इस तरह ये जो रेजन है उस पर हम ये फंक्शनैलिटीज़ लगाकर हम इनको कैटाइन एक्सचेंज एंड इनाइन एक्सचेंज रेजन्स में जो है वो चेंज करते हैं। आगे यहाँ पर अगर आप देखें कि ये रेजन की टाइप है, ये उसमें फंक्शनल ग्रुप्स बताए हुए हैं, ये उनका फार्मूला है। यहाँ पर ये एक नेम है, डिफरेंट कंपनीज हैं, इनको हम कहते हैं ट्रेड नेम। तो ये एम्बरलाइट एक कंपनी का ट्रेड नेम है, एक डोवेक्स, ये दो जो है वो मेनली यूज़ होते हैं स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पर इनकी फंक्शनैलिटीज़ लगाई गई हैं और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा पहले अटैच करेगा सिल्वर के साथ और बाद में किसी और स्पीशी के साथ। इसी तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये सबसे ज़्यादा अटैचमेंट शो करेगा H+ के साथ और बाकी। तो इस तरह हमने जो भी अपना एनालाइट उसको सेपरेट करना है दूसरी स्पीशीज से, तो हम उसके मुताबिक यहाँ पर जो है वो हम फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं। तो आपको ये एटलीस्ट 2-3 जो है ये नाम आने चाहिए और ये ट्रेड नेम जो है, ये कमर्शियल नेम्स जो हैं ये आपको आने चाहिए। ये डाउ केमिकल्स की कंपनी के जो है वो डॉवेक्स से ये जो है वो पहचाने जाते हैं और ये इनके ट्रेड नेम है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गली एसिडिक कैटाइन एक्सचेंजेस, और इसका मतलब है वीकली एसिडिक कैटाइन एक्सचेंजेस। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये बहुत ज़्यादा सवेयर कंडीशन में भी रहेगा। आप जितना मर्जी पॉजिटिव चार्ज कंडीशंस यहाँ पर लगाएं तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी जो है वो एज इट इज़ रहेगी। तो हम कहेंगे कि ये हर कंडीशन में ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर रहेगा और इस रेजन की जो आयन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी है वो बहुत देर तक रहती है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये जो है वीकली एसिडिक कैटाइन एक्सचेंज है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा भी कोई एसिडिक ग्रुप आ जाएगा तो वो इसके साथ परमानेंटली अटैच हो जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है ये फिर फर्दर आयंस को एक्सचेंज नहीं कर सकेगा। इसी तरह ये जो क्वाटरनरी अमोनियम जिसमें 3 लगे हुए हैं आपके मिथाइल ग्रुप्स, तो ये भी स्ट्रांगली बेसिक इनाइन एक्सचेंजर है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इंटेंस कंडीशन में भी रहेगा और इसकी अंदर कैपेसिटी रहेगी कि ये इनाइन को बहुत देर तक एक्सचेंज करता रहेगा। लेकिन इसमें देखें, इसमें क्या होता है कि ये बहुत जल्दी अगर ये H+ निकल जाए तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। तो इसको हम कहते हैं वीकली बेसिक इनाइन एक्सचेंजर कि ये अपनी इनाइन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी जो है वो उसको बड़ा इजीली लूज़ कर देगा। देखें, इसको बड़ा इजी है रिमेंबर करना कि अगर ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा देर तक रहे तो ये एक्टिव रहेगा, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता तो एक्टिव नहीं रहता। सिमिलर इज़ द केस विद दी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़। जो चार्ज जितनी ज़्यादा यहाँ पर रिटेन करेगा इट मीन्स कि यहाँ पर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक पॉजिटिव रहता है, क्योंकि देखें ना मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये चार्ज कहीं भी रिटेन रहेगा यहाँ पर ही। लेकिन यहाँ पर ये जो है डीप्रोटोनेशन बड़ी इजीली हो जाती है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फिर न्यूट्रल स्पीशीज़ जो है वो एक्सचेंज एनायन जो है वो उसको नहीं कर सकते। यहाँ पर आगे वही बात बताई गई है कि जितनी क्रॉस लिंकिंग हम बढ़ाएंगे उतनी ही जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतना ही जो है वो आपकी एबिलिटी रहेगी एक्सचेंज करने की। तो यहाँ पर यही इस पैराग्राफ में वही बात की है जो मैंने आपको ऊपर समझाई है। यहाँ पर देखें हम डोवेक्स 1x4 है। 4 का मतलब क्या है कि जो हमने डाइविनाइल बेंजीन है वो यहाँ पर 4% डाला है, और इसी तरह एक है ये x12। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर 12% डाइविनाइल बेंजीन डाला है। 12% मीन्स कि इसमें ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग है एज़ कम्पेयर टू दिस डोवेक्स 1x4। क्रॉस लिंकिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इजी है आपकी सेपरेशन, लेकिन इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक अगर लाइटर क्रॉस लिंकिंग है तो उससे होगा क्या कि इक्विलिब्रियम तो बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा,
लेकिन वो रेजन जो है वो स्वेल अप कर जाएगी वाटर के अंदर। जब स्वेल अप कर जाएगी तो उसकी आयन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और सिलेक्टिविटी भी कम हो जाएगी। लेकिन जब आपके इसमें जो क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होगी तो उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो वो वाटर में स्वेल अप नहीं करेगा, उसकी सिलेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी आयंस को सेपरेट करने की। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा कि जो इल्यूशन टाइम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो बड़ी देर बाद जो है वो इस्टेब्लिश होगा। सो इसलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है जो कि हमको कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल क्रॉस लिंकिंग अगर ज़्यादा हो तो वो स्टेशनरी फेज जो है वो बेटर होगा। यहाँ पर देखेंगे एक और पॉलीमर जो है इन द नेम ऑफ स्फेडेक्स, ये एक केमिकल कंपनी है जो कि न्यू जर्सी यूएसए की है। तो इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रुप बना हुआ है और ये जो रीज़न है इसमें अगर आप देखें बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं ग्लूकोज के या पॉलीसेक्राइड चेन्स की। अब होता क्या है ग्लूकोज में, आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे ये OH ग्रुप लगा होता है जैसे ये है, और ऊपर की साइड पर यहाँ पर CH2OH लगा होता है। तो OH कंडेंसेशन होगी तो ये चेन आपस में क्रॉस लिंक होगी और ये आपका पॉलीमर जो है वो बन गया। अब इस रेज़न का और पहली रेज़न जो है मैंने आपको बनाई है ये वाली, इसका डिफरेंस क्या है कि ये आयंस के लिए होती है और ये जिसमें हम सैकराइड्स यूज़ करते हैं एज रेज़न, ये होती हैं बहुत बड़ी बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। नाउ इफ़ यू कम हेयर, तो ये उस मतलब के जेल्स के हैं जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर ये उनकी एब्रीविएशन है, यहाँ पर उनके ग्रुप है और ये वो टर्मिनल स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है वो है आयन एक्सचेंज सिलेक्टिविटी। सारा जो हमारी सेपरेशन का बेस है वो इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमने दो आयंस को सिलेक्ट करना है और ये जो है एक आयन है सोडियम और एक है लिथियम। तो हमने डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा अटैच होगा रीजन के साथ ज़्यादा फॉर्मली एज कम्पेयर टू दी अदर। तो अगर आप देखें कि ये हमारे पास एक रीजन है और हम ऊपर से उसके ऊपर ये R नेगेटिव ग्रुप है और फॉर द टाइम बीइंग उसके साथ सोडियम अटैच है। लेकिन जब हम एनालाइट सोल्यूशन में से ऊपर से डालेंगे लिथियम आयंस को तो लिथियम जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा, खुद अटैच हो जाएगा और यहाँ पर सोडियम जो है वो फ्री हो जाएगा। नाउ अगर आप देखें कि ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स लिखे हैं तो ये हमने प्रोडक्ट लिखी है और ये हमने रिएक्टेंट लिखे हैं। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस क्रोमेटोग्राफी में हम सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि रेज़न की सिलेक्टिविटी आइदर सोडियम के साथ ज़्यादा है और लिथियम के साथ ज़्यादा है। जिसके साथ सिलेक्टिविटी ज़्यादा होगी वो स्पीशी फॉर्मली अटैच रहेगी आपके स्टेशनरी फेज के साथ, या हम इन अदर वर्ड्स कहेंगे कि वो स्पीशी जो है वो काफ़ी बाद में एल्यूट आउट होगी और जिसकी फर्मनेस इसके साथ नहीं है वो पहले एल्यूट आउट जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा ये हुआ है कि जब क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होगी तो पोर साइज़ जो है वो स्मॉल होगा। जब पोर साइज़ स्मॉल होगा तो सिलेक्टिविटीज़ ऑफ रीजन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएंगी। देखें जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर क्रॉस लिंकिंग कम होगी तो साइज़ जो है वो पोर्स का बड़ा होगा तो इक्विलिब्रियम तो जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो उसको मूवमेंट का अंदर रास्ता मिलेगा। तो इसलिए जितना स्मॉल साइज़ होगा उतना ही बेटर इसमें हम। यहाँ पर एक और चीज़ है, अब आप देखें कि ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, तो ये सारे एक ही पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में हैं। तो अगर आप देखें कि लिथियम की जो फर्मनेस है, जो सिलेक्टिविटी है वो कम है, फिर सोडियम की है, फिर पोटाशियम की है, फिर रुबेडियम की है और फिर सीजियम की है। इसका मतलब है ये देखें 2.37 एट 4% पर है, 2.91 एट 8% ऑफ डाइविनाइल बेंजीन और 10% पर ये 4.15 जो है वो हो रही है। इफ़ यू इग्नोर ये हाइड्रोजन को, अगर आप इग्नोर करें, अमोनियम को इग्नोर करें तो ये एक ट्रेंड बन रहा है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। तो इसका रीज़न क्या है? सो ये शो करता है कि लिथियम अटैच कम हो रहा है रीजन के साथ, जबकि सीजियम जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है। वजह क्या है? जब लिथियम का
साइज स्मॉल होगा, चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, तो इसके साथ जो सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स अटैच कर जाएंगे ज़्यादा, और ये एक बड़ा हाइड्रेटेड रेडियस हो जाएगा इसका। तो आप देख रहे हैं कि इन आयन सच एज लिथियम विद अ लार्ज हाइड्रेटेड रेडियस डू नॉट हैव मच एक्सेस टू द रीजन एज स्मॉलर आयन सच एज सीजियम। यहाँ अकेले लिथियम की बात नहीं हो रही, यहाँ हाइड्रेटेड रेडियस की बात हो रही है। जब स्मॉल साइज होगा, चार्ज उतना ही होगा, तो इसके साथ आगे पीछे ऊपर नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, तो इस वजह से इसका हाइड्रेटेड रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन सीजियम का अपना साइज तो बड़ा है, लेकिन ओवरऑल चार्ज डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से इसका जो हाइड्रेटेड रेडियस है, यानी कि इसके साथ और स्पीशीज़ जो हैं वो स्मॉल वो इतनी ज़्यादा अटैच नहीं होंगी, तो ओवरऑल इसका हाइड्रेटेड रेडियस कम होगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ईजिली स्टेशनरी फेज के साथ अटैच होंगे एज़ कम्पेयर टू योर लिथियम। तो यहाँ पर आगे ट्रेंड्स वेरियस लिखे हुए हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि इन जनरल आयन एक्सचेंजेस फेवर द बाइंडिंग ऑफ आयन्स ऑफ हायर चार्ज, डिक्रीज्ड हाइड्रेटेड रेडियस एंड इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी होती है कि एक आयन के अंदर पोल्स क्रिएट करना, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब चार्ज ज़्यादा होगा, साइज उसका जो है वो कम होगा और इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी होगी, तो वो स्पीशी जो है वो ज़्यादा फर्मली अटैच होगी। लाइक यहाँ पर आप देखें, ये प्लूटोनियम सबसे ज़्यादा अटैच होता है स्ट्रांगली, फिर लैंथनम है, फिर सीरियम है, फिर प्रेसियोडाइमियम है, क्योंकि जब आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो चार्ज तो सेम हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका अपना साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इन स्पीशीज़ का हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो बढ़ रहा है। जब हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ेगा तो ओवरऑल साइज बढ़ जाएगा, तो वो स्पीशी फॉर्मली अटैच नहीं करेगी आपके स्टेशनरी फेज के साथ। तो ये सारी डिस्कशन जो है वो इसमें की गई है। फिर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कोई भी स्पीशी अगर जितना मर्जी स्ट्रांगली अटैच हो जाए, लेकिन जब हम ऊपर से उसमें फ्रेश कोई न्यू चीज़ ऐड करेंगे तो वो पहली स्पीशी को रिप्लेस कर देगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंसंट्रेशन। तो इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये ठीक बात है कि लिथियम जो है लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयन एक्सचेंजर्स लोडेड विद वन काइंड ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट आयन इक्विलिब्रियम, सोडियम लोडेड रेजन विल बाइंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लिथियम द सेम कॉलोन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ। तो एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को रिप्लेस कर देती है ऑन द बेसिस के उसकी फ्रेश कंसंट्रेशन कितनी है और उनके दरमियान जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट ये टॉपिक है डॉनन इक्विलिब्रियम है। इसका है कि द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज हायर आउटसाइड द रेजन इनसाइड, कि अगर आप एक रेजन लें और उसको एक बीकर में डालें और उस बीकर में आयंस हैं, तो रेजन के आउटसाइड आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, और इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डॉनन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये एक हमने रेजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और साथ इसके जो है वो क्लोराइड लगे हुए हैं, और अगर हम इसको इमर्स कर दें पोटाशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में तो एक इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये के पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इनसाइड द रेजन, और ये कंसंट्रेशन O के साथ है आउटसाइड द रेजन। अब यहाँ पर उसने कहा है कि आउटसाइड पर जितने पोटाशियम की कंसंट्रेशन है उतनी ही क्लोराइड की कंसंट्रेशन है। तो इनसाइड द रेजन अब स्पीशीज़ के कौन कौन सी हैं और आउटसाइड कौन सी, फॉर एग्जांपल इनसाइड ऑफ द रेजन जो है वो स्पीशीज़ टोटल कौन सी हैं, वो ये है कंसंट्रेशन। ये R पॉजिटिव जो है वो है जो कि रेजन का पार्ट है, उसके स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये पोटाशियम वो है जो कि अंदर स्पीशी के गया है, रेजन के अंदर गया है, और ये क्लोराइड वो है जो कि अंदर गया है। अब देखें, इन दोनों की कंसंट्रेशन के इक्वल है आपका ये क्लोराइड विच इज़ इनसाइड। अगर आप इस इक्वेशन की वैल्यूज़ जो हैं और इस इक्वेशन की वैल्यूज़ जो हैं वो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको ये एक फाइनल इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। दैट इंडिकेट्स के पॉजिटिव इनसाइड और के पॉजिटिव इनसाइड प्लस R पॉजिटिव इनसाइड इज इक्वल टू के पॉजिटिव टू आउटसाइड। तो ये आउटसाइड पर जो पोटाशियम है वो इनसाइड कंसंट्रेशन से ज़्यादा है बाय अ फैक्टर ऑफ R पॉजिटिव, और वो कहता है होना भी ऐसे ही चाहिए। उसकी वजह क्या है कि क्यों पोटाशियम आउटसाइड तो ज़्यादा है, इनसाइड जो है वो कम है। उसकी वजह ये है कि इनसाइड पर ये R पॉजिटिव जो है वो पोटाशियम को अंदर आने नहीं देता बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। क्लोराइड तो अंदर आ जाएगा,
लेकिन पोटाशियम जो है वो अंदर नहीं आएगा बिकॉज पोटाशियम इज़ ऑलरेडी अटैच विद द रेजन। तो ये इस जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर वो कहता है दिस इज़ द बेसिस ऑफ आयन एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है कि वो आयन जो कि रेजन के साथ उसके स्ट्रक्चर में अटैच है तो वो बाहर से अंदर जो है वो नहीं आएगा, उसमें रिपल्शन होगी। तो अगर आप देखें कि हमारे पास अब एक एनालाइट है जिसमें दो स्पीशीज़ हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है फॉर एग्जांपल और डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड, और एक है आपके पास शुगर। सोडियम क्लोराइड क्योंकि अंदर पोटाशियम भी अंदर कोई केटाइन है तो सोडियम जो है वो रिपेल करेगा, तो वो सोडियम अंदर नहीं जाएगा। तो इस वजह से होगा क्या कि जब आप शुगर का सोल्यूशन और आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन जो है जब आप दोनों रीजन में से पास करवाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि शुगर तो समहाउ रीजन के साथ फ्ली पेनिट्रेट कर जाएगी, लेकिन सोडियम क्लोराइड की कोई अटैचमेंट नहीं होगी और ये कॉलम से जो है वो ल्यूट आउट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द शुगर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की इसमें समझ नहीं आती तो वो आप पूछ लें। सो दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर about the ion exchange chromatography. Okay, thank you. Allah Hafiz.